हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान के प्रारूप पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। जब हम विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए जाते हैं तो हम किसी एक समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप क्या होगा, यानी कि एक्शन रिसर्च का डिजाइन क्या होगा, किस प्रारूप पर, किस फॉर्मेट पर हम क्रियात्मक अनुसंधान कार्य संपन्न करेंगे, उसको कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान को हम अपने कॉपी के दाहिने पेज पर लिखते हैं, बाएं पेज पर नहीं लिखते हैं। चूँकि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के द्वारा दोनों तरफ की लाइनिंग वाली कॉपी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए आप अपने कॉपी के दोनों तरफ भी लिख सकते हैं। प्रयास यह होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उसको हम कंप्यूटराइज टाइप करा लें। यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट करना चाह रहे हैं, चूँकि क्रियात्मक अनुसंधान को मात्र 40 से 45 मिनट में फॉर्मेट को समझाने का प्रयास किया गया है। यह एकमात्र छोटा सा प्रयास है, जबकि वास्तविक क्लास में इसको समझाने में 1 हफ्ता लग जाता है। इसलिए इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, आपको डाउट हो सकता है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो पुनः एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आइए हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप किस प्रकार से होगा, कैसे हमको क्रियात्मक अनुसंधान लिखना है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आपने जिस टॉपिक का चयन किया है, जिस समस्या का चयन किया है, उस समस्या को अपने कॉपी के फ्रंट पेज पर सबसे ऊपर लिखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, विज्ञान विषय के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या का अध्ययन। ठीक इसी के बाद से हम उसी पेज पर संबंधित संस्था का लोगो लगाते हैं। यह चूँकि डीएलएड के प्रशिक्षु के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश का लोगो लगा हुआ है। मान लीजिए कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध महाविद्यालय से यदि आप बीएड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लोगों को यहाँ पर लगाना होगा। ठीक इसके बाद से जो अगला स्टेप आता है इसी पेज पर, तो चूंकि यह बीएड डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया के बीटीसी बैच 2015 के आंशिक उपाधि हेतु क्रियात्मक अनुसंधान। यदि आप डाइट के अलावा किसी अन्य महाविद्यालय से डीएलएड कोर्स कर रहे हैं तब आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश शासन से संबद्ध अपने कॉलेज का नाम के बीटीसी बैच, जो भी बैच हो बैच लिखेंगे, बैच 2020-21 के आंशिक उपाधि हेतु क्रियात्मक अनुसंधान। मान लीजिए कि यदि आप डीएलएड के प्रशिक्षु नहीं हैं, आप बीएड के प्रशिक्षु हैं, बीएड कर रहे हैं, तो यदि मान लीजिए कि आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कैंपस से बीएड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड के आंशिक उपाधि हेतु क्रियात्मक शोध। यदि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी संबद्ध महाविद्यालय से बीएड कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपके द्वारा लिखा जाएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबद्ध बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय सौरेजी खरक बेलवा बाजार देवरिया के आंशिक उपाधि हेतु क्रियात्मक शोध। या आप किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय से आप बीएड कर रहे हैं तो आपको इसी फॉर्मेट पे लिखना है। ठीक इसके बाद से हम लिखते हैं सत्र, तो यहाँ सत्र 2017-18 लिखा हुआ है, तो आपका जो भी सत्र हो, सत्र 2021-22 या 20-21 जो भी हो, वो आपको सत्र यहाँ पर लिख देना है। ठीक उसी पेज पर हम बाएं तरफ लिखते हैं अपने शोध निर्देशक का नाम। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है श्री संदीप कुमार मल, प्रवक्ता डाइट रामपुर कारखाना देवरिया। यदि वह डाइट के प्रवक्ता नहीं है, अब किसी महाविद्यालय के प्रवक्ता हैं, तो आपको सीधे लिखना है निर्देशक, उसका नाम, प्रवक्ता और उस विद्यालय का नाम। या बीएड और डीएलएड दोनों प्रशिक्षुओं के लिए कॉमन यहाँ पर होता है। उसके बाद से हम दाहिने तरफ निर्देशक के ठीक सामने अनुसंधानकर्त्री या अनुसंधानकर्ता अपने अपने लिंग के अनुसार लिखते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो अनुसंधानकर्ता लिखेंगे, यदि आप
महिला अभ्यर्थी हैं तो आप अनुसंधान कर्त्री लिखेंगे, उसके नीचे अपना नाम, किस सत्र में या किस बैच में आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उसका नाम और अपने कॉलेज का नाम लिखना होता है। ठीक उसके बाद से उसी पेज पर हम लिखते हैं प्रशिक्षण विभाग, यानी कि जिस कॉलेज से आप बीटीसी या डीएलएड कर रहे होते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना होता है और यह आपका प्रथम पेज यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक इसके बाद से जो अगला स्टेप आता है, यानी कि नेक्स्ट पेज पर हम आभार प्रदर्शन या कृतज्ञता ज्ञापन लिखते हैं। आभार प्रदर्शन या कृतज्ञता ज्ञापन का तात्पर्य यहाँ आपके शोध कार्य को कराने में जिनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है आप उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उसी को यहाँ पर लिखना रहता है। सबसे पहले हम अपने शोध निर्देशक के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने कॉलेज के प्रवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने संस्था के प्राचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप इस आभार प्रदर्शन में लिखा हुआ है, यह सर्वविदित है कि शिक्षा ही मानव जीवन का आधार है। शिक्षा के अभाव में हम एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा ही वह औषधि है जो समाज में व्याप्त अज्ञानता और कुरीतियों को दूर करने में समर्थ है। शिक्षा एक अविरल धारा है जिसके निरंतर प्रवाहित होते रहने से शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ हम लिखते हैं आप शिक्षा से रिलेटेड लिखते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें हम अपना शोधकर्ता, शोध निर्देशक के प्रति या अपने टीचर्स के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि यह मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर की अनुकंपा और गुरुजनों के सानिध्य में मैं इस सर्वोत्तम समाज का अंग बनने की दिशा में प्रयत्नशील हूँ। बीटीसी प्रशिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण चरण है। इस अनुसंधान को सफल बनाने में मेरे गुरुजनों एवं मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद निहित है, जिसके अभाव में अनुसंधान कदाचित अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जैसा कि देखिए इसमें सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद दिया गया है, फिर डाइट के प्राचार्य श्री शिवचंद्र राम जी को हृदय से आभार व्यक्त किया गया है। उसके बाद से डाइट के जो अन्य प्रवक्ता गण हैं उनका आभार व्यक्त किया गया है। उसके बाद से अपने शोध निर्देशक के प्रति आभार व्यक्त किया गया है और अंत में अपने मित्रों के प्रति भी इसमें आभार व्यक्त किया गया है। और जैसे ही आपका आभार या कृतज्ञता ज्ञापन समाप्त होगा आप बाएं तरफ हम दिनांक लिखते हैं और दाहिने तरफ अनुसंधानकर्त्री या अनुसंधानकर्ता का नाम और जिस विद्यालय में या जिस संस्था में आप पढ़ रहे होते हैं उस संस्था या विद्यालय का नाम। यह आभार प्रदर्शन बीटीसी या डीएलएड या बीएड कर रहे प्रशिक्षुओं के लिए होता है। आप चाहें तो अपने स्तर से भी आभार प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम फॉर्मेट पे या सेम लैंग्वेज में आप आभार प्रदर्शन का कार्य करें। यह मात्र डेमो है। इसके बाद से जो हमारा अगला पेज होता है वह पेज होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का होता है, अब घोषणा पत्र में यह घोषणा पत्र शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है, अर्थात शोधकर्ता के तरफ से होता है। जैसा कि आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं विभा यादव बीटीसी बैच 2015 छात्र अध्यापिका घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा विज्ञान विषय के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या का अध्ययन शीर्षक पर क्रियात्मक अनुसंधान किया गया। यह क्रियात्मक अनुसंधान एवं इससे संबंधित सभी तथ्य मेरे द्वारा किए गए मौलिक कार्य का परिणाम है। यदि आप बीएड के प्रशिक्षु हैं तो आपको अपना नाम और यहाँ पे लिखना होगा बीएड प्रशिक्षु, अपना सत्र लिखना होगा, फिर अपना समस्या लिखना होगा और समस्या लिखने के बाद से आगे के जैसा लिखा गया है वैसे आपको इस अपने कॉपी में लिख देना है। और जैसे ही घोषणा पत्र समाप्त होगा ठीक उसके नीचे बाएं तरफ हम दिनांक लिखते हैं और दाहिने तरफ अनुसंधानकर्ता या अनुसंधानकर्त्री का नाम लिखते हैं और उसके नीचे संबंधित संस्था का नाम लिखते हैं। ठीक इसके बाद से जो अगला स्टेप होता है वह होता है प्रमाण पत्र का आता है। प्रमाण पत्र में हम प्रमाण पत्र शोध निर्देशक की तरफ से दिया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि विभा यादव बीटीसी छात्राध्यापिका ने प्राथमिक विद्यालय
छितरुआ विकास क्षेत्र देवरिया सदर के सत्रीय कार्य 2017-18 के अंतर्गत मेरे निर्देशन में विज्ञान विषय के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या का अध्ययन नामक शीर्षक पर क्रियात्मक अनुसंधान कार्य संपन्न किया गया, जो कि अनुसंधानकर्त्री का मौलिक कार्य है। यदि आप बीएड के अभ्यर्थी हैं या चाहे बीटीसी के, तो आपको इस फॉर्मेट के अनुरूप अपना टॉपिक और अपना नाम और अपना सत्र चेंज करना होता है। और जैसे ही प्रमाण पत्र लिखते हैं तो प्रमाण पत्र के ठीक नीचे बाएं तरफ हम दिनांक को लिखते हैं और दाहिनी तरफ शोध निर्देशक का नाम लिखते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए निर्देशक का नाम लिखा गया है श्री संदीप कुमार मल, डाइट प्रवक्ता, रामपुर कारखाना देवरिया। तो आप अपने महाविद्यालय में जो भी अध्यापक या प्रवक्ता आपको शोध कार्य क्रियात्मक शोध करा रहे होंगे या कराएंगे, उनका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद से जो अगला पृष्ठ होता है, अगला पृष्ठ पे हम लिखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना लिखकर हम छोड़ देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होता है, नेक्स्ट पेज में हम अनुक्रमणिका अर्थात विषय सूची को लिखते हैं। विषय सूची जब हम लिखते हैं या अनुक्रमणिका लिखते हैं तो इसमें 3 तरह के कॉलम क्रिएट करते हैं, क्रम संख्या, विषय वस्तु और पृष्ठ संख्या। इसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी आपके जितने टॉपिक होंगे, अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान को संपन्न करने के लिए जो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप होगा उतना प्रारूप आपको लिखना होगा। जैसे कि क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए यदि आप कोई समस्या लेते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए पृष्ठ संख्या 1, तो आपको बताया जाएगा कि पृष्ठ संख्या कहाँ से लिखना रहता है। जनरली बच्चे यह करते हैं कि जहाँ से फर्स्ट पेज पे जिस पे आपने विश्वविद्यालय का लोगो और समस्या लिखा है वहीं से पेजिंग कर देते हैं। वह गलत तरीका है। न तो घोषणा पत्र पर पेजिंग करना है, न तो प्रमाण पत्र पर पेजिंग करना है। पेजिंग की शुरुआत आप उसी पन्ने से करेंगे जहां से आप प्रस्तावना लिखना शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद से योजना का शीर्षक। योजना का शीर्षक से मतलब यह है कि आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए समस्या है उसके बारे में हम लिखते हैं। फिर अनुसंधानकर्त्री का नाम, तो यहाँ अनुसंधानकर्त्री के नाम में हम नाम न लिखकर लिखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए विज्ञान विषय की छात्राध्यापिका या हिंदी विषय की छात्राध्यापिका, अर्थात आप जिस विषय से रिलेटेड क्रियात्मक शोध कर रहे हैं आप उस विषय के छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को लिखेंगे। उसके बाद से लिखते हैं योजना की पृष्ठभूमि आता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्रियात्मक अनुसंधान के प्रारूप का, प्रस्तावित क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट स्टेप होता है विद्यालय के लिए योजना का महत्व। नेक्स्ट स्टेप होता है समस्या का क्षेत्र। नेक्स्ट स्टेप होता है समस्या का सीमांकन। नेक्स्ट स्टेप होता है समस्या का विशिष्ट रूप। नेक्स्ट स्टेप होता है समस्या के संगत कारणों का विश्लेषण एवं साक्ष्य। नेक्स्ट स्टेप होता है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। नेक्स्ट स्टेप होता है क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु उपयुक्त रूपरेखा। इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप होता है यानी कि क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा, अर्थात समस्या के संदर्भ में आपने जितना क्रियात्मक परिकल्पना, अर्थात क्रियात्मक परिकल्पना का मतलब समस्या का संभावित समाधान आपने जितना बनाया है 1 2 3 4 5 उसी को हम लिखते हैं। जैसा कि इस क्रियात्मक शोध के कार्य में 3 परिकल्पना बनाया गया है, इसलिए लिखा गया है प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा। दूसरा लिखा गया है द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा। तीसरे नंबर पर लिखा गया है तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा। यदि मान लीजिए आप 4 क्रियात्मक परिकल्पना समस्या के संदर्भ में बनाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा चतुर्थ क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्रियात्मक अनुसंधान में जिस समस्या का आप चयन किया है उसको सुलझाने के लिए आप 1 2 या 3 या 4 या 5 एक्शन हाइपोथेसिस बनाते हैं। कम से कम 3 और 4 हाइपोथेसिस क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या से रिलेटेड समाधान करने के लिए बनाने चाहिए। तो यहाँ पर अनुसंधानकर्त्री के द्वारा 3 क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण किया गया है। उसके बाद से जो अगला स्टेप अर्थात 16 नंबर पे जो स्टेप आएगा वह होता है क्रियात्मक परिकल्पना का पुनर्सत्यापन। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको हम बोलते हैं मूल्यांकन या परिणाम। इसके बाद का जो स्टेप है वह है अनुसंधानकर्त्री या अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी।
उसके बाद से जो स्टेप आता है वह है भावी क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सुझाव। उसके बाद का जो स्टेप आता है वह है संदर्भ ग्रंथ सूची। और उसके बाद से जो स्टेप आता है वह है परिशिष्ट 1 1, जिसमें पूर्व परीक्षण होता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप आता है वह है परिशिष्ट 2 अर्थात जिसमें पश्च परीक्षण होता है। तो इस प्रकार इस अनुक्रमणिका या विषय सूची के पेज पर कुल 22 बिंदु हैं। इन्हीं 22 बिंदुओं से होकर हमारा क्रियात्मक शोध आगे की तरफ बढ़ता है। आप यहाँ देख रहे होंगे दाहिनी तरफ पृष्ठ संख्या लिखा गया है। तो प्रस्तावना मान लीजिए कि पृष्ठ संख्या 1 पे यदि हमारा समाप्त हो रहा है तो 1 लिखेंगे। यदि योजना का शीर्षक पृष्ठ संख्या 2 पर है तो 2 लिखेंगे। यदि अनुसंधानकर्त्री का नाम भी 2 पे है तो 2 लिखेंगे। तो जैसे जैसे हमारा विषय वस्तु जिस पेज पे होगा उस पेज का नाम हम लिखते जाते हैं, पेजिंग हम लिखते जाते हैं। अनुक्रमणिका के बाद से जो अगला हमारा स्टेप होता है, इसी विषय सूची के अनुसार हम अपने क्रियात्मक शोध को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए पहले नंबर पे हमारा था प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देखिए प्रशिक्षु के द्वारा लिखा गया है विद्या विहीन नरः पशु समान, कोटेशंस लिखा हुआ है। उसके बाद से आप देखिए आप लिखा गया है संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह कथन एडिसन का है। अर्थात प्रस्तावना के अंतर्गत शिक्षा से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तावना के रूप में लिखते हैं और प्रस्तावना में उन सारे चीज़ों को लिखते हैं जो आपके क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है शिक्षा मानव समाज की संरचना एवं व्यक्ति के भावी जीवन के दिशा निर्देशन का मूल आधार है। अतः शिक्षा का स्वरूप इतना व्यापक होना आवश्यक है जिससे अपेक्षाओं एवं उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हो सके। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी निश्चय ही ज्ञान एवं चिंतन की ओर अग्रसर होकर विषय को गहनता से समझने में रुचि लेने लगता है। उसकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है। जीवन के प्रत्येक रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रबल होने लगती है। अतः सर्वव्यापी सामंजस्य स्थापित करने के दृष्टि से वर्तमान क्रियात्मक अनुसंधान की अपेक्षाओं को परिलक्षित करता है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए एजुकेशन से रिलेटेड करते हुए लिखा गया है। सेकंड पैराग्राफ भी क्या नाम है विज्ञान से जोड़कर लिखा गया है। चूंकि यह क्रियात्मक अनुसंधान विज्ञान विषय से रिलेटेड है तो इसलिए सेकंड पैराग्राफ में विज्ञान को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। उसके बाद से आप देखिए तीसरे अनुसंधान में क्या, तीसरे स्टेप में यानी कि तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्रियात्मक अनुसंधान में सुझाए गए सभी बिंदु सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन के साथ छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृत्तियों और शाश्वत मानवीय मूल्यों का विकास करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास में उपयोगी सिद्ध होंगे। यहाँ आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि आपका जो विषय होगा, जिस विषय से आप क्रियात्मक शोध करेंगे, उसी विषय के अनुरूप आपको प्रस्तावना लिखना है, न कि इसी प्रस्तावना को आप कट कॉपी पेस्ट करना है। विषय के अकॉर्डिंग भी प्रस्तावना हमारा बदलता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ विषय से रिलेटेड लिखते हैं और थर्ड पैराग्राफ में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या से संबंधित लिखते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है। जैसे ही हमारा प्रस्तावना समाप्त हो जाएगा उसके ठीक नीचे लिखते हैं अनुसंधानकर्त्री का नाम। उसके बाद से देखिए उसमें लिखा गया है विभा यादव, बीटीसी, छात्र अध्यापिका, डायरेक्टर रामपुर कारखाना देवरिया। इसके बाद से जो हमारा अगला टॉपिक होता है योजना का शीर्षक। तो योजना के शीर्षक में हम क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जिस समस्या का चयन करते हैं उसी को हम लिखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देखिए विज्ञान विषय के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधित समस्या का अध्ययन यहाँ लिखना है। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्रस्तावना के बाद से हम अनुसंधानकर्त्री या का नाम नहीं लिखना रहता है। यहाँ पे इनके द्वारा गलत लिख दिया गया है। आप यहाँ पर अनुसंधानकर्त्री या अनुसंधानकर्ता का नाम नहीं लिखेंगे। इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। योजना के शीर्षक के बाद से देखिए अनुसंधानकर्त्री का नाम यहाँ होता है। तो यहाँ लिखा गया है विज्ञान विषय की एक छात्राध्यापिका। यदि आप इतिहास विषय के हैं तो आप लिखेंगे इतिहास विषय की एक छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक। यदि आप गणित विषय के हैं तो गणित विषय की एक छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक लिखेंगे। इसके बाद का जो स्टेप होता है वह होता है योजना की पृष्ठभूमि। योजना के पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि जब आप क्रियात्मक शोध के लिए समस्या का चयन आप जिस विद्यालय में
1 महीने 2 महीने या 4 महीने के लिए टीचिंग कार्य करने के लिए जाते हैं, तो अपने शिक्षण कार्य के दौरान आप पाएँगे कि आपके विषय से रिलेटेड अनेक प्रकार की समस्याएँ वहाँ पर दिखाई देंगी, उत्पन्न होगा और आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि क्यों नहीं उस समस्या के पीछे निहित कारणों का पता लगाया जाए और उस समस्या का समाधान किया जाए। और यहीं से क्या नाम है, आप समस्या की अनुभूति करते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आप समस्या का चयन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे शोधकर्ता या शोधार्थनी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। इसको मैं धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूँ, चूँकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, सब पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से आप पढ़ते रहिएगा या पुश करके इसको पढ़ते रहिएगा। इसी क्रम में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला स्टेप है वह है प्रस्तावित क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, अर्थात प्रस्तावित क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। केवल समस्या चयन करने से काम नहीं चलेगा, समस्या आपने चयन किया है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए, तो उस क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य हो सकता है, इस संदर्भ में आपको लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है, 1-2 पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों से परिचित कराना। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो भी उद्देश्य लिखेंगे हम, वह विषय से रिलेटेड लिखेंगे, अर्थात जिस विषय के संदर्भ में आपके द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किया जा रहा है, उस विषय को कोरिलेट करते हुए हम यहाँ कहने का मतलब यह है कि आप अपने विषय से रिलेटेड ही क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य लिखेंगे। चूँकि यह विज्ञान विषय पर क्रियात्मक शोध किया जा रहा है, इसलिए विज्ञान से संबंधित उद्देश्य को लिखा गया है। तो ध्यान रहे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रस्तावित क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य लिखते हैं। इसके बाद से जो अगला स्टेप आता है वह आता है विद्यालय के लिए योजना का महत्व। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस विषय में आपके द्वारा क्रियात्मक शोध कार्य किया जा रहा है, उस विषय का विद्यालय के लिए योजना का क्या महत्व हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। जैसा कि इसमें शोधार्थनी के द्वारा लिखा गया है, विद्यालय समाज का अलग रूप होता है। विद्यालय का कार्य बच्चों को केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं, वरन बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। किसी भी देश की उन्नति व विकास मुख्यतः वहाँ के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर करती है। आज के बच्चे ही कल के भविष्य होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि छात्र विज्ञान के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को नहीं समझ पाते हैं, तो एक जटिल समस्या है। यदि प्राथमिक कक्षाओं में ही विज्ञान की नींव मजबूत नहीं होगी, तो उच्च कक्षाओं में विज्ञान का अध्ययन करना कठिन होगा। इस तरह की परिस्थिति विद्यालय के परिवेश एवं अनुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने विषय से कोरिलेट करते हुए विद्यालय के लिए योजना का महत्व लिखना है। जैसा कि विज्ञान विषय पर शोध कार्य किया जा रहा है, इसलिए विज्ञान से कोरिलेट करते हुए विद्यालय के संदर्भ में योजना के महत्व को लिखा गया है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला स्टेप क्या है, समस्या का क्षेत्र। समस्या का क्षेत्र का मतलब यहाँ पे जो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आपके द्वारा समस्या चुना गया है, लिया गया है, उसी को हम लिख देते हैं सीधे सीधे। जैसा कि यहाँ लिखा है, छात्रों में विज्ञान विषय के सामान्य नियम एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या का अध्ययन, तो यह समस्या का क्षेत्र हो गया। उसके बाद का जो स्टेप होता है वह होता है समस्या का सीमांकन। तो समस्या का सीमांकन इसलिए आवश्यक होता है कि जब समस्या का चयन करते हैं तो समस्या का क्षेत्र अपने आप में व्यापक होता है, असीमित होता है, तो ऐसे में क्रियात्मक शोध कार्य करना संभव नहीं होता है। इसलिए समस्या का हम डिलिमिटेशन कर देते हैं। जैसा कि यहाँ डिलिमिटेशन के रूप में किया गया है, प्राथमिक विद्यालय छित्रुआ विकास क्षेत्र देवरिया सदर के कक्षा 5 के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या का अध्ययन। तो आपको भी इसी तरह से जिस समस्या का चयन आप करेंगे क्रियात्मक शोध के लिए, उसका डिलिमिटेशन अर्थात सीमांकन करना है। तो इतना ध्यान रखना है कि आप जिस विद्यालय में अपना प्रशिक्षण कार्य पूरा करने के लिए 1 महीना या 3 महीना के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा देवरिया के कक्षा 8 के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या का अध्ययन। तो आपको इसी तरह से समस्या का सीमांकन या डिलिमिटेशन करना है। इसके बाद से जो अगला स्टेप होता है वह होता है समस्या का विशिष्ट रूप। समस्या के विशिष्ट रूप में आपको समस्या संबंधी सुधार के बारे में एक लास्ट में वर्ड जोड़ देना होता है और वही समस्या का विशिष्ट रूप होता है। जैसा कि इसमें लिखा गया है,
प्राथमिक विद्यालय छितरुआ विकास क्षेत्र देवरिया सदर के कक्षा 5 के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या में सुधार लाना। तो आपको भी अपने समस्या के अकॉर्डिंग लिख देना है, सुधार लाना या रुचि उत्पन्न करना या अकॉर्डिंग टू समस्या आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी क्रम में जो अगला स्टेप होता है वह है समस्या के संगत कारणों का विश्लेषण एवं साक्ष्य। समस्या के संगत कारणों का विश्लेषण एवं साक्ष्य का मतलब क्या है कि आपने जिस शोध कार्य के लिए समस्या का चयन किया है तो उस समस्या को चुनने के पीछे आपके सामने कोई न कोई कारण रहा होगा। यदि कोई कारण है तो उस कारण को प्रूफ करने के लिए आपको साक्ष्य देना पड़ेगा, जैसा कि शोधकर्ता के द्वारा या शोधार्थनी के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो समस्या के संगत कारणों का विश्लेषण हम साक्ष्य लिखते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ 1 या 2 पैराग्राफ या 10 लाइन कुछ लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। जब भी हमारे सम्मुख कोई समस्या आती है तो सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में विचार आता है कि वे कौन कौन से संभावित कारण हैं जिनसे समस्या का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि समस्या को दूर करने से पूर्व उनके कारणों को जानना समस्या के बेहतर समाधान में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है प्रस्तावित क्रियात्मक अनुसंधान को करते समय शिक्षण के दौरान मुझे विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी बहुत से कारण समझ में आया, जिनका विश्लेषण एवं उनके संबंध दिए गए साक्ष्य हम निम्नवत सारणी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं समस्या का नाम, दूसरे वाले कॉलम में लिखते हैं समस्या का विशिष्ट रूप, तीसरे वाले में लिखते हैं कारण, चौथे वाले में लिखते हैं साक्ष्य। तो समस्या अर्थात पहले कॉलम में जो आपका समस्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जिस समस्या का आपने चुनाव किया है उसको लिखना है। दूसरे वाले कॉलम में समस्या का विशिष्ट रूप जो अभी ऊपर लिखा गया है उसको यहाँ सेम टू सेम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद से कारण में आप देखिए पहला कारण इन्होंने दिया है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि न होना। साक्ष्य के रूप में क्या दिया है, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण कार्य किया जाए। यानी यहाँ साक्ष्य का मतलब यह है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि का न होना। तो यहाँ पर अन्य कई साक्ष्य हो सकते हैं, जैसे हमें यह भी हो सकता है कि प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा न पढ़ाया जाना। दूसरा है कि भाई छात्रों की अनियमित उपस्थिति। तो अब इसका कैसे पता लगाया कि भाई छात्रों के मतों का संग्रह करके पता लगाया गया। उसके बाद से हम अगर नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो साक्ष्य के रूप में हम अटेंडेंस रजिस्टर को देख के भी हम या पता लगा सकते हैं कि वह छात्र उपस्थित है कि अनुपस्थित है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कुल 4 कारण दिखाए गए हैं और कारण को प्रूफ करने के लिए साक्ष्य दिखाया गया है। ध्यान रहे कि कारण वही होना चाहिए जो आगे चलकर समस्या का निवारण करे, अर्थात जो कारण हम लिखते हैं वही कारण क्रियात्मक अनुसंधान का परिकल्पना बनता है। तो इतना हमको ध्यान में रखना है। चूंकि यह क्रियात्मक अनुसंधान है तो क्रियात्मक अनुसंधान एक शॉर्ट टाइम शोध कार्य है और इसमें नियम नियमावली में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो इसलिए हम समय परिस्थिति के अनुसार नियम नियमावली में भी फ्लेक्सिबिलिटी ला लेते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कारण लिखे हैं वही आप समस्या समाधान के लिए क्रियात्मक परिकल्पना का बनाएं, आप अन्य परिकल्पना भी बना सकते हैं। इसी क्रम में अगला स्टेप आता है क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। तो परिकल्पना का निर्माण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण अर्थात परिकल्पना किसी भी समस्या का संभावित समाधान होता है। अभी उसमें उसका सत्यापन करना अवशेष रहता है और परिकल्पना शोध कार्य को एक दिशा देता है। परिकल्पना के अभाव में हम शोध कार्य को आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं। अर्थात समस्या समाधान का प्रमुख आधार उस पर बनाए गए क्रियात्मक परिकल्पना पर ही होता है, जैसा कि यहाँ शोधार्थनी के द्वारा लिखा गया है। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप इसको होल्ड करके पुश करके आप पढ़ भी सकते हैं। आप देखिए, अतः प्रस्तावित क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ शोधार्थनी के द्वारा प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना बनाया गया है, यदि विज्ञान विषय को कक्षा में अध्यापक द्वारा रुचिकर ढंग से पढ़ाया जाए तो छात्र इस विषय में उत्सुकता दिखाएंगे और विज्ञान के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने समस्या कम होगी।
उसी तरह से द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना बनाया गया है। यदि अध्यापक द्वारा विज्ञान को खेल खेल में तथा प्रयोगों द्वारा सिखाया जाए तो विज्ञान के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या में सुधार होगा। इसी तरह से देखिए आप तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना बनाया गया है। तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना में भी विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी एवं मेले का आयोजन कराया जाए तो विज्ञान के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों को न समझ पाने संबंधी समस्या में सुधार होगा। इसके बाद से देखिए 3 क्रियात्मक परिकल्पना हो गया। इसके बाद से जो अगला स्टेप होगा वह होगा क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा, अर्थात समस्या के संदर्भ में आपने जो क्रियात्मक परिकल्पना बनाया है उस क्रियात्मक परिकल्पना को क्रमवार, डेटवार उसको अप्लाई करना होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसी क्रियाएं की जाएं जिससे कि समस्या का समाधान संभव हो सके। तो उसी के लिए हम क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि के लिए हम उपयुक्त रूपरेखा का निर्माण करते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा का निर्माण। तो यहाँ देखिए क्रियात्मक परिकल्पना जो हमने बनाया था प्रथम उसको यहाँ लिख दिया गया है। और जब क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा का हम निर्माण करते हैं तो उसमें कुल 5 कॉलम बनाए जाते हैं। पहले कॉलम में होता है क्रम संख्या, दूसरे वाले कॉलम में होता है क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, तीसरे वाले कॉलम में विधि। यहाँ विधि का मतलब कतई मेथड से नहीं है, यहाँ विधि का मतलब प्रोसीजर से है। उसके बाद से होता है अपेक्षित समय, उसके बाद से हम लिखते हैं समय, समय के पहले लिखते हैं अपेक्षित साधन, अर्थात कुल 5 क्रम हो गया। क्रम संख्या, क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, विधि, अपेक्षित साधन एवं समय। तो प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना आपके द्वारा जो बनाया गया है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं कर दी जाएं जिससे कि समस्या का समाधान हो, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। देखिए जैसे क्रम संख्या 1 में विद्यालय में अध्यापकों के साथ विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने की विधियों पर चर्चा करना। किस प्रोसीजर से किया जाएगा? छात्राध्यापक अपने अन्य सहयोगियों की सहायता से यह कार्य करेगा। फिर तीसरा आप देखिए साधन क्या क्या होगा, अपेक्षित साधन क्या क्या होगा, पाठ्य पुस्तक होगा, पाठ्यक्रम एवं अन्य संबंधित सामग्री होगा। कितने दिन में कार्य संपन्न हो सकेगा? वह 1 दिन में हो सकेगा। इसी तरह से इसमें देखिए दूसरी क्रियाएं प्रारंभ की गई हैं, तीसरी क्रियाएं प्रारंभ की गई हैं, चौथी क्रियाएं प्रारंभ की गई हैं। अर्थात प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना में कुल 4 तरह की क्रियाएं संपादित की गई हैं। उनके संबंध में विधि और अपेक्षित साधन और समय को भी निश्चित किया गया है। तो इसी क्रम में हम द्वितीय परिकल्पना के संदर्भ में चलेंगे, तृतीय परिकल्पना के संदर्भ में चलेंगे, जैसा हम आपको आगे दिखा रहे हैं। द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा में देखिए यहाँ पे जो आपने क्रियात्मक परिकल्पना लिखा था सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ देखिए 5 तरह के टेबल बनाए गए हैं और 5 तरह के टेबल में ऊपर के क्रियात्मक परिकल्पना में जैसा किया गया है ठीक वैसा ही यहाँ पे किया गया है। जैसे पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। एक, विद्यालय में अध्यापकों के साथ खेल में विज्ञान शिक्षण करने की विधियों पर चर्चा करना। छात्राध्यापिका अपने अन्य सहयोगियों की सहायता से यह कार्य करेगी, यह विधि में है। अपेक्षित साधन क्या हो गए? खेल में विज्ञान सिखाने संबंधी जो सामान्य उपकरण होंगे वह, और इसमें कितने दिन का समय लगेगा? 2 दिन का समय लगेगा। तो आप इस तरह से देखिए एक क्रियाएं संपन्न की गई हैं, दूसरी क्रियाएं संपन्न की गई हैं, तीसरी क्रियाएं संपन्न की गई हैं, चौथी क्रियाएं संपन्न की गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा दूसरा क्रियात्मक परिकल्पना में जो भी क्रियाएं संपादित करनी है समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके बाद से आपको दिखा देंगे कि तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि हेतु रूपरेखा क्या होगा। तो यहाँ भी जो तृतीय क्रियात्मक परिकल्पना बनाया गया था यहाँ कॉपी कर दिया गया है और जैसा आपने ऊपर देखा है ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको करना है। धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ इसको बढ़ा रहे हैं, ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है, विधि, अपेक्षित साधन। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और कुल 4 क्रियाएं यहाँ भी संपादित की गई हैं। इसके बाद से जो हमारा अगला स्टेप आता है वह स्टेप होता है क्रियात्मक परिकल्पना का पुनर्सत्यापन। यानी कि क्रियात्मक परिकल्पना के पुनर्सत्यापन का मतलब यह है कि जब हम समस्या के संदर्भ में क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं और उसे एक निश्चित डेट के अंदर विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से हम बच्चों के ऊपर या समस्या के रिगार्डिंग हम उसको अप्लाई कर लेते हैं, तब यह देखने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में समस्या
के समाधान के लिए जिस परिकल्पना का निर्माण किया गया था वह परिकल्पना उस समस्या का समाधान कर रहा है कि नहीं। यदि वह कर रहा है तो वह क्रियात्मक परिकल्पना समस्या के संदर्भ में सत्य होगा, यदि नहीं कर रहा होगा तो असत्य होगा। यानी कि अंतिम रूप देने से पहले पुनः एक बार हम उसकी जांच कर लेते हैं। यदि उसमें कोई कमी होती है तो उसमें पुनः सुधार करके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को हम पुनः अप्लाई करते हैं और समस्या समाधान की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इस तरह से जब किसी भी प्रकार का एरर नहीं होता है समस्या समाधान के प्रति अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस, तब हम उसे सही मान लेते हैं और पुनः हम अपने अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देखिए क्रियात्मक परिकल्पना के पुनर्सत्यापन में छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है। यहाँ पढ़ पाना संभव नहीं है चूँकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए आप इसको पुश करके आप स्वयं एक बार पढ़कर समझने का प्रयास करिएगा। न समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसी क्रम में अगला क्रम है आता है ये पुनर्सत्यापन है। आप देख सकते हैं पुनर्सत्यापन में कुल 6 तरह के कॉलम निर्धारित किए गए हैं। आप यहाँ देखिए क्रम संख्या, समस्या का विशिष्ट रूप, क्रियात्मक परिकल्पना, क्रियात्मक परिकल्पना की परीक्षण विधि, क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण से संबंधित साक्ष्य और क्रियात्मक परिकल्पना के संदर्भ में अंतिम निर्णय। तो आप देख सकते हैं समस्या का यहाँ विशिष्ट रूप लिखा हुआ है, क्रियात्मक परिकल्पना लिखा हुआ है, परीक्षण विधि लिखा गया है, क्रियात्मक परिकल्पना से संबंधित जो साक्ष्य हैं उसको लिखा गया है और अंत में क्रियात्मक परिकल्पना के संदर्भ में अंतिम निर्णय के बारे में लिखा गया है। तो अंतिम निर्णय निश्चित रूप से ही समस्या में सुधार करने की दशा में यह अग्रसर होगा। आप इसको इत्मीनान से ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप देखिए आप लिखा गया है। इसी क्रम में हमारा अगला जो स्टेप होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि समस्या के संदर्भ में जिस क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण किया गया था क्या वह सुधार हुआ कि नहीं, उसमें कितना सुधार हुआ या सुधार नहीं हुआ। उदाहरण के लिए यदि आपके क्लास में 20 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो शुरू में जब समस्या आप लेंगे तो उस समय 20 में से 18 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको समस्या से ग्रसित होंगे और 2 ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो समस्या से ग्रसित न हो। तो इसके लिए हम एक पूर्व परीक्षण करते हैं। पूर्व परीक्षण में हमने यह देखा कि 20 में से 18 विद्यार्थियों में समस्या है, बाकी 2 विद्यार्थियों में समस्या नहीं है। फिर जब हम क्रियात्मक समस्या के संदर्भ में क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं और उसे डेट वाइज जब अप्लाई करते हैं तो उसको हम पुनः यह देखने का प्रयास करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ तक हमारा सफल रहा समस्या के संदर्भ में। तो उसके लिए हम उन्हीं बच्चों पर पश्च परीक्षण करते हैं और पश्च परीक्षण में हमें पाते हैं कि अब 20 में से 17 बच्चे ऐसे हैं जो गलतियां नहीं कर रहे हैं और 3 बच्चे हैं जो गलतियां कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संख्या अधिक होने के कारण हम मान लेते हैं कि हमारे द्वारा किया गया क्रियात्मक अनुसंधान सही है, सफल है। तो अब मूल्यांकन के अंतर्गत आपको यही लिखना है जैसा कि प्रशिक्षु के द्वारा यहाँ लिखा गया है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी क्रम में जो अगला स्टेप होता है अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी। अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि शोध के प्रति या समस्या समाधान के प्रति आपका क्या व्यू है। उसमें हम अपने दृष्टिकोण को लिखते हैं, न कि किसी खुद के दृष्टिकोण को। आप अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी वाले स्टेप में, जैसा कि यहाँ पे प्रशिक्षु के द्वारा लिखा गया है। इसी क्रम में अगला जो स्टेप होता है वह है क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सुझाव, यानी कि भावी क्रियात्मक अनुसंधान हेतु सुझाव। इसका मतलब यह है कि जो हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं या समाप्त नहीं होता है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं उसमें शेष होती हैं। उन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुनः हम कहाँ
किस किस विषय पर, किस किस क्लास के बच्चों पर हम क्रियात्मक शोध कर सकते हैं, उसके बारे में हमें लिखना होता है, जैसा कि यहाँ पे शोधार्थनी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद से जो अगला स्टेप होता है वह होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची में हम यह लिखते हैं कि आपने क्रियात्मक अनुसंधान को संपन्न करने के लिए किस किन पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया, किन किन किताबों का सहारा लिया, इंटरनेट का सहारा लिया, ईमेल का सहारा लिया। इन सारी चीज़ों को हम लिखते हैं। जो लिखने का क्रम होता है वह यहाँ पे सही क्रम यह होगा कि हम अल्फ़ाबेट में लिखते हैं। पहले हम ए से लेकर, यदि इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ए से लेकर जेड की तरफ चलते हैं, यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो अ से लेकर अज्ञा तक आप पुनः क वाले सीरीज को हम शुरू करते हैं। इसके बाद से हम अपने कॉपी में देखिएगा परिशिष्ट 1 पूर्व परीक्षण। पूर्व परीक्षण में जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे होते हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे होते हैं, उसका नाम लिखना रहता है, विषय का नाम लिखना रहता है, किस डेट में आप कर रहे हैं उसका नाम लिखना रहता है। जैसे आप देखिए विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय छितरुआ विकास क्षेत्र देवरिया सदर, कक्षा 5, विषय विज्ञान। फिर उसके बाद से लिखा गया है दिनांक 23/1/2018, फिर अनुसंधानकर्त्री का नाम, और उसमें देखिए पूर्व परीक्षण में देखिए विद्यार्थी का नाम लिखा गया है, और यहाँ देखिए हाँ या ना में है, सामान्य जानकारी उनसे लेने का प्रयास किया गया है। तो इसमें से आप देखिए हाँ या ना, यानी कुल 20 बच्चों का यहाँ पर सैंपल लिया गया है, जिसमें से 14 बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं और 6 बच्चे समझ पा रहे हैं। तो इसी के लिए क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, और उसे डेट वाइज अप्लाई करने के बाद से यह देखने का प्रयास किया जाता है कि बच्चों में समस्या संबंधी सुधार हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम पश्च परीक्षण को पुनः करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या नाम है, स्टैटिकल मेथड के माध्यम से निकाला गया है कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित थे, कितने प्रतिशत बच्चों ने काम किया या नियम या सिद्धांत को समझ रहे हैं, कितने प्रतिशत नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे इसका स्टैटिकल कैलकुलेशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष वाले बच्चों का प्रतिशत, यानी समझने वाले बच्चों का प्रतिशत 30 है, न समझ पाने वाले बच्चों का प्रतिशत 70% है। यहाँ पे पाई डायग्राम के माध्यम से भी, वेन आरेख के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं। इसके बाद से आप देखिए परिशिष्ट 2 के अंतर्गत पश्च परीक्षण। पश्च परीक्षण में वही चीज़, यहाँ डेट बदल जाएगा। जिस दिन आप क्रियात्मक अनुसंधान शुरू करेंगे उसके ठीक 1 महीना या 2 महीना के बाद वाला डेट यहाँ पे लिखा रहता है। आप देखिए यहाँ पे 16/2/2018 में पश्च परीक्षण किया गया है, जबकि पूर्व परीक्षण 23/1/2018 को किया गया था। अब यहाँ पे हम देखिए विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, कक्षा लिखा हुआ है, विज्ञान लिखा हुआ है, किस डेट को कर रहे हैं वह लिखा हुआ है, अनुसंधानकर्त्री का नाम लिखा हुआ है, क्रम संख्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी का नाम, सामान्य जानकारी मतलब रेटिंग हाँ या ना में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए जब हमने समस्या के संदर्भ में क्रियात्मक परिकल्पना बनाया और उसको डेट वाइज अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर विज्ञान विषय के नियमों को समझने वाले की संख्या में वृद्धि हो गई है। देखिए जैसे कि हाँ 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 ज़्यादा हो गया, नहीं नहीं वाली संख्या कम, यानी कि अब 17 बच्चे विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों को समझ रहे हैं और 3 बच्चे अभी भी नहीं समझ रहे हैं। यहाँ भी इसका स्टैटिकल कैलकुलेशन किया गया है। विज्ञान के सामान्य नियम एवं सिद्धांतों को समझने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 17, न समझने वालों की संख्या 3। अब देखिए प्रतिशत निकाला गया है, 17 × 100 20 = 85%, और 15% नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष निकला है। आप वेन डायग्राम, वेन आरेख के माध्यम से, वृत्त के माध्यम से, चाहे चार्ट के माध्यम से, किसी भी आरेख के माध्यम से आप इस चीज़ को दर्शा सकते हैं, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। और अंत में जो लास्ट का पन्ना होता है उस पर लिखते हैं निर्देशक की टिप्पणी। कुछ नहीं रहता है इसमें, जो आपका शोध निर्देशक होता है वह उस पर कुछ आलोचनात्मक सुझाव देता है, अच्छा या बुरा जो भी हो वह निर्देशक के ऊपर निर्भर करता है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि यह इतना लंबा टॉपिक है कि उसे 40 मिनट में कवर करना मुश्किल काम है, फिर भी एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि इसको कम समय में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और आप समझ सकें। यदि समझने में कठिनाई हो रहा हो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसका प्रयास किया जाएगा कि आपको PDF टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल शोध ज्ञान क्लासेस पर भी उपलब्ध कराया जाए।